नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट डीआरडीओ की तरफ से है। डीआरडीओ की तरफ से दिए गए कुछ इनपुट्स के मुताबिक डीआरडीओ अभी एक देसी एमआर-सैम को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। वैसे एमआर-सैम की बात करें तो इसे इजराइल के साथ मिलकर डेवलप किया गया, जिसको बैरक 8 सिस्टम भी कहता है। और पिछले साल इजराइल की तरफ से एमआर-सैम की एक एक्सटेंडेड रेंज वाली वेरिएंट को भी इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर तक होने की बात की गई थी। और इस पूरे प्रोजेक्ट में डीआरडीओ को इन्वाइट किया गया था और भारत को भी इस मिसाइल सिस्टम को ऑफर किया गया था। पर अभी डीआरडीओ के मुताबिक वो इजराइल के बिना हेल्प के भी सेम एक्सटेंडेड रेंज वाली एमआर-सैम को डेवलप कर सकते हैं, जिसको हम एमआर-सैम ईआर वर्जन कह सकते हैं। इसकी रेंज भी लगभग 150 किलोमीटर ही होने वाली है और इसे आगे चल के डीआरडीओ अपनी एक्सैर-सैम के साथ डिप्लॉय करने की प्लानिंग कर रहा है। डीआरडीओ के मुताबिक बैरक ईआर या एमआर-सैम ईआर एक वर्टिकल लॉन्च सिस्टम होने वाली है, जिसको हर तरीके की वेदर कंडीशन में या डे नाइट कंडीशन में इस्तेमाल किया जा सकेगा और ये पूरे 360 डिग्री में एंगेज हो सकता है और इसकी मैक्सिमम एंगेजमेंट अल्टीट्यूड 30 किलोमीटर तक होने वाली है। इसमें सॉलिड फ्यूल डुअल पल्स मोटर का इस्तेमाल किया जाएगा और सेम मोटर का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे वर्तमान एमआर-सैम में किया जा रहा है, लेकिन इसमें एक एडिशनल बूस्टर सेक्शन को अटैच किया जाएगा जो कि इसको इनिशियल स्पीड और बेहतर रेंज को प्रोवाइड करने में मदद करने वाली है। हमारी देसी एमआर-सैम ईआर वेरिएंट की बात करें तो इसमें मोस्टली इजरायली ओरिजिन पार्ट्स को डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए गए लोकल सब सिस्टम से रिप्लेस कर दिया जाएगा और एक्सैर-सैम को हमारी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की इंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल का एक स्पिन-अप वेरिएंट के तौर पर डेवलप किया जाएगा, यानी कि एक तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल को भी इंटरसेप्ट कर पाएगा। साथ ही डीआरडीओ अभी S-400 सिस्टम की तरह 400 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने वाली मिसाइल्स को भी डेवलप करने की कोशिश कर रही है, जो कि हमारी देसी S-400 सिस्टम होने वाला है। और देसी एमआर-सैम ईआर को डेवलप करने के बाद डीआरडीओ की तरफ से अगले प्रोजेक्ट के तौर पर देसी S-400 सिस्टम को डेवलप करने का फैसला किया गया है। अगला अपडेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लेके। वैसे ये अपडेट कल रात को मुझे मिल गया था, लेकिन आप सबको पता होगा कल मुझे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सर्दी हो गया था, तो मैं वीडियो ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहता था। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। कल शाम को भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से ऑफिशियली ये अनाउंस किया गया था कि कल वीडीएल और इंडियन आर्मी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था, जिसकी कीमत 3131 करोड़ के आसपास की थी और इसमें इंडियन आर्मी को भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से कॉनकोर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को सप्लाई किया जाने वाला है। कॉनकोर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को अभी लाइसेंस प्रोडक्शन के तौर पर भारत डायनामिक लिमिटेड के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है और ये एक रशियन ओरिजिन सेकेंड जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसको किसी भी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, मेन बैटल टैंक या आर्मर्ड यूनिट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे दुश्मन की बंकर वगैरह डिस्ट्रॉय करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी रेंज की बात करें तो ये लगभग 4000 मीटर तक होने वाली है और अभी इसको या तो किसी ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर की मदद से फायर किया जा सकता है या फिर इसको फायर करने के लिए स्पेशली VMP-2 व्हीकल के ऊपर इसका लॉन्चर को फिट किया जाता है, जिससे इसको फायर किया जा सकता है। अब हालांकि ये एक सेकेंड जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, लेकिन फिर भी ये एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर को पेनिट्रेट कर सकता है, जिस वजह से आज भी इसे अलग अलग देशों की तरफ से खरीदने की कोशिश किया जाता है और अभी भी इसकी एक्सपोर्ट पोटेंशियल बना हुआ है, जिसे BDL की तरफ से आगे चल के एक्सपोर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। इसके अलावा BDL की तरफ से अभी अपनी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मिलन 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और अमोक जैसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए ऑफर किया जा रहा है। अगला अपडेट चाइना की तरफ से, और अभी हम चाइना से रिलेटेड मल्टीपल अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप सब इस बात को जानते होंगे कि बीजिंग में अभी विंटर ओलंपिक्स चालू हो चुका है और इसमें अभी चाइना की तरफ से गलवान में घायल हुए एक पीपल लिबरेशन आर्मी के ऑफिसर को टॉर्च बियर के तौर पर पेश किया गया था। अभी सोशल मीडिया में और पूरे इंटरनेशनल मीडिया में इस बात को लेकर चर्चा किया जा रहा है और कई जगह पे चाइना की इस बात को लेकर थू-थू भी हो रही है और अभी हर जगह में इस बात को लेकर चाइना का निंदा किया जा रहा है। अभी यूएस के सीनेटर्स की तरफ से इस बात को लेकर चाइना को क्रिटिसाइज करते हुए कहा गया कि एक सिंपल एक्ट था जहां पर गलवान में घायल हुए एक सोल्जर को चाइना की तरफ से ओलंपिक जैसे मंच में टॉर्च बियर के तौर पर पेश किया गया था, जो कि चाइना की मिलिट्रेशन मानसिकता को दर्शा रहा है, क्योंकि ओलंपिक जैसे मंच में किसी भी देश के साथ दुश्मनी नहीं होनी चाहिए,
लेकिन चाइना यहाँ पर अपनी आर्मी के जवानों को लाके इसमें कहीं ना कहीं खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है और इसमें कहीं ना कहीं मिलिट्री को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। इसमें चाइना की तरफ से अपने रेजिमेंटल कमांडर कुई फाबो को टॉर्च बेरर के तौर पर चुना गया था, जो कि गलवान में हुई लड़ाई में बहुत ही गंभीर मात्रा में घायल हो गए थे। तो अब इस बात को लेकर कुछ चाइनीज मीडिया की तरफ से भी और चाइनीज सोशल मीडिया साइट पर भी चाइना को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और अभी चाइनीज सोशल मीडिया में एक बात फैलाया जा रहा है कि दरअसल चाइना की तरफ से अपने लोगों से गलवान में ही लॉसेस को छुपाया गया था। अभी तक ऑफिशियली चाइना की तरफ से ये बताया गया कि गलवान में चाइना की तरफ से बस 4 ही जवानों को खोया गया था, लेकिन अभी सोशल मीडिया में फैल रही कुछ डाटा के मुताबिक इसमें कम से कम 38 चाइनीज सोल्जर शहीद हुए थे, जिनको चाइना छुपाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले भी यूएस की तरफ से लगभग सेम तरह की फिगर को दिया गया था और स्पुतनिक की तरफ से भी क्लेम किया गया था कि इसमें चाइना की तरफ से कम 40 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन इस बात पर काफी दिनों तक चाइना की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया था। और जब भी कहीं पर चाइनीज सोशल मीडिया के जरिए कहीं से भी कोई सच को सामने लाने की कोशिश कर रहा होता तो चाइना की तरफ से तुरंत ही उनको दबा दिया गया था। अगला अपडेट इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से है। इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से अभी वेडनेसडे को अपने सर्विस में 2 नए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है। ऐसे टोटल 16 हेलीकॉप्टर के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से और एचएएल के बीच 2017 में कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था, जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए टोटल 78 हेलीकॉप्टर के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था और इसके अंदर इंडियन कोस्ट गार्ड को 16 हेलीकॉप्टर को डिलीवर होने वाला था। और खास करके नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड को जिन एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को डिलीवर करने का प्लान किया गया था, आर्मी वर्जन के मुकाबले थोड़े अलग थे और इनकी कंप्लीट एवियोनिक्स सिस्टम आर्मी वर्जन के मुकाबले अलग होने वाली थी। इन हेलीकॉप्टर्स में सर्वेलेंस रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पोर्ट्स, मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट, हाई इंटेंसिटी सर्च लाइट और मशीन गन को इंस्टॉल किया गया था, जो कि ऑक्सिलरी सिस्टम थे और ये सभी स्पेशली इंडियन कोस्ट गार्ड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इक्विप किया गया था। अभी तक कुल मिलाकर ध्रुव हेलीकॉप्टर की 4 वेरिएंट है, जिसको मार्क 1 से लेकर मार्क 4 तक गिना जाता है और कुल मिलाकर अभी तक ध्रुव हेलीकॉप्टर की 335 यूनिट को बनाया जा चुका है, जो कि लगभग 3,40,000 घंटे की फ्लाइंग आवर को कंप्लीट कर चुके हैं। अभी एचएएल की तरफ से इसकी एक शिप बेस्ड वर्जन को भी डेवलप किया जा रहा है, जिसे सबसे पहले पिछले साल अप्रैल में डिस्प्ले किया गया था और इससे आगे चल के इंडियन नेवी की लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की टेंडर में भी सिलेक्ट करने के लिए विचार किया जा रहा है, जिसमें पहले एकदम से इसको बाहर कर दिया गया था। अब इन हेलीकॉप्टर्स में ब्लेड फोल्डिंग मैकेनिज्म को भी एचएएल की तरफ से ऐड किया जा चुका है और साथ ही इनकी टेल सेक्शन को भी फोल्ड किया जा सकता है, जिससे इनको काफी कम जगह में स्टोर करके रखा जा सकता है। और एचएएल की तरफ से इंडियन कोस्ट गार्ड को भी जिन हेलीकॉप्टर को डिलीवर किया गया था उसमें भी सेम तरीके के मैकेनिज्म दिए गए हैं। अगला अपडेट इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर। हम सब कई बार इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि भारत के लिए अभी इंडो पैसिफिक में बढ़ रही चाइनीज इन्फ्लुएंस एक बहुत ही बड़ा खतरा है। अब अभी देखा जाए तो ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि बाकी सभी देशों के लिए भी धीरे धीरे खतरा बन रहा है, क्योंकि आप सब देखते आ रहे होंगे कि जिन जिन देशों में चाइना इन्वेस्ट कर रहा है वो दरअसल उन सभी को डेबिट ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल पाकिस्तान है और दूसरा श्रीलंका है। अब इसी बात पर यूरोपियन यूनियन की तरफ से भारत की मदद करने की फैसला किया जा रहा है और जैसे कि फ्रांस के पास अब यूरोपियन यूनियन का प्रेसिडेंसी है, तो फ्रांस की तरफ से अभी इंडो पैसिफिक में ट्रांसपेरेंट फाइनेंसिंग को मेंटेन करने के लिए कुछ स्टेप लेने के लिए बात की जा रही है। अब यूरोपियन यूनियन का मानना है कि चाइना इस रीजन में अपनी डेबिट ट्रैप का इस्तेमाल करके इंडो पैसिफिक रीजन में मौजूद अलग अलग देशों को फाइनेंशियली डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। इनिशियली चाइना बड़े बड़े प्रोजेक्ट का वादा करके उन देशों में इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन बाद में इन्हीं का इस्तेमाल करके उन देशों को फाइनेंशियल ट्रैप में फंसाकर अपनी फायदा निकालने की कोशिश कर रहा है। इसमें अगर श्रीलंका के बारे में बात करें तो श्रीलंका की टोटल $35 बिलियन की फॉरेन डेबिट में से 10% ज्यादा चाइना का है और हेमनतोटा पोर्ट को चाइना वैसे ही 99 ईयर के लिए लीज पर ले चुका है और साथ ही वो इस दौरान श्रीलंका की स्पेशल इकोनॉमिक जोन की भी लगभग 600 एकड़ की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, जिसको वापस श्रीलंका की तरफ से अपने हाथ में ले लिया गया। अभी फ्रांस के मुताबिक इस रीजन में चाइना की डेबिट ट्रैप को अगर कोई रोक सकता है तो वो भारत है और इसमें यूरोपियन यूनियन की तरफ से अभी पूरी तरीके से भारत का समर्थन करने का बात किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।